अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर पाकिस्तान स्टडीज लेक्चरर मिधत अब्बास। कैसे हैं आप सब? हम कर रहे हैं चैप्टर 6 विच इज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2। हमने छोड़ा था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पे जब वो खत्म हुई। अब देखते हैं कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट किसने खत्म की और फिर पाकिस्तान को वो आगे कैसे लेके चले। ओके, लेट्स डू व्हाट फर्स्ट? एक्सीलेंट, लेट्स डू अ रिकॉल। यस, मियां नवाज शरीफ्स गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड and General Pervez Musharraf, who was head of army staff at that time, he imposed martial law. उन्होंने पाकिस्तान में martial law नाफिज कर दिया एक दफ़ा फिर। This happened on 12th October 1999. ये 12 अक्टूबर 1999 को हुआ शाम 8 बजे। Now, who was Pervez Musharraf? Let's have a look at his earlier life. Pervez Musharraf was born in Delhi pre-partition, जब subcontinent पे ब्रिटिश राज था। He got his education from Forman Christian College and Royal College of Defence Studies, United Kingdom. After completing his education, he joined the Pakistan Military Academy in 1961. 1961 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और उसके बाद एट डिफरेंट इंस्टेंसेस सबसे पहले उनका जो एक इम्पॉर्टेंट रोल था वो था जब अफगान सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1964। 1964 में जब अफगान वॉर हुई उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर 1965 में जो वॉर थी इंडिया पाकिस्तान, इन दैट ही वाज द सेकंड लेफ्टिनेंट। इन 1990s ही वाज मेड द मेजर जनरल। इनके करियर का जो मेजर टर्न था वो तब आया जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1998 में इनको हेड ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। एंड दैट इज व्हेन ही गॉट मोर पावर एंड दैट इज व्हेन द टर्निंग पॉइंट केम इन। सो नवाज शरीफ मेड हिम हेड ऑफ आर्मी फोर्सेस इन 1998 और 1999 में मार्शल लॉ लग गया। अब इसके पीछे जो एक रीजन था वो कुछ यूं था कि नवाज शरीफ ने ही मेड अ डिसीजन एंड ही चेंज्ड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ही अनाउंस्ड दैट जनरल ज़ियाउद्दीन वुड बी मेड द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बट बिफोर दिस डिसीजन कुड बी इम्प्लीमेंटेड जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली भी डिसॉल्व हो गई और जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है वो भी डिसमिस हो गई। नाउ बिकॉज ऑफ दिस the Nawaz decision of making General Ziauddin Chief of Army Staff was declared unconstitutional. अब क्योंकि नवाज शरीफ was no more the Prime Minister of Pakistan, so ultimately उनका जो decision था उसको unconstitutional करार दे दिया गया कि it is against the constitution, क्योंकि जो बंदा power में नहीं है वो ये decision नहीं कर सकता। So hence it fall back again on the same point कि जो General Pervez Musharraf हैं, he was the head of army staff and he has imposed the martial law. अब मार्शल लॉ में आने के बाद एक और चीज की गई, वो ये कि 3 years were given to मुशर्रफ फॉर ब्रिंगिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स। 3 साल दिए गए जनरल परवेज मुशर्रफ को कि ताकि वो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स ले आए, ऐसे कुछ इकदाम करें जिनसे मुल्क का भी भला हो और लोगों का भी भला हो। अब जो सबसे पहली चीज थी, जो इंपॉर्टेंट स्टेप परवेज मुशर्रफ ने उठाया, वो ये था कि द सिस्टम ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर इनिशिएटेड विद एम्फेसिस ऑन लोकल गवर्नमेंट। अब इसको अगर आसान जबान में आपको एक्सप्लेन करूं तो जो पावर सिर्फ एक हाथ में रहनी चाहिए, या जनरली डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग अपनी मर्जी से जब अपना लीडर चूज करें और वो जो डिसीजन ले सकता है, उस चीज को काउंटरैक्ट किया गया। दिस वाज नॉट डेमोक्रेसी एंड अ लोकल गवर्नमेंट एम्फेसिस वाज गिवन ऑन। अब ये लोकल गवर्नमेंट की जो बैकग्राउंड है वो कुछ यूं है कि पार्टीशन से पहले वाइसरॉय लॉर्ड रिपन्स ने लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की थी। इसमें उसने क्या किया था? डेवोल्यूशन ऑफ पावर, के पावर को, ताकत को उसने डिवाइड करके डिफरेंट लोगों में जो था वो बांट दिया था। सो यस, यू कैन टॉक अबाउट अ हेड एंड देन हिज सबऑर्डिनेट्स एंड देन पीपल वर्किंग अंडर दैट पर्सन। इसको रिप्रेजेंट किया अगेन प्रेसिडेंट अयूब ने इन हिज बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, बीडी सिस्टम, द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। आपको याद होना चाहिए कि बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम क्या था। Why don't you pause the video और आप अपने पास बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम की मेन 4 पॉइंट्स लिखें। एक्सीलेंट। अब ये वो पॉइंट्स थे जिसमें कमेटी काउंसिल, यूनियन काउंसिल, तहसील काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये 4 सिस्टम्स डिवाइस किए गए जिन पे लोग या रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए, वो इन काउंसिल्स के मेंबर बने और इन मेंबर्स ने फिर अपना जो लीडर है वो चूज किया। सो दिस सिस्टम अगेन वाज डिवीजन ऑफ द पावर, लेकिन अल्टीमेटली हुआ कुछ यूं कि इसी बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम की वजह से अयूब खान को प्रेसिडेंट चूज कर लिया गया एंड फातिमा जिन्ना वाज completely ignored during the elections. So this was a manipulation which took place in his time.
देन जनरल ज़ियाज लोकल गवर्नमेंट, अगेन अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम, जिसमें जो पावर थी इट वाज डिवाइडेड अमंग पीपल. कहने को लोगों की मर्जी से लोग द लीडर्स वर चोजन और द रिप्रेजेंटेटिव्स वर चोजन, बट एट द एंड जो डिसीजन था वो ये कुछ गिने चुने लोग जिनको लोग सिलेक्ट कर लेते थे वो लेते थे. तो फॉर पब्लिक उसका मकसद ये निकलता था कि जी आप लोगों ने ही चूज किया क्योंकि ये लोग आपके चूज किए हुए हैं, बट अल्टीमेटली इट वाज अ मूव वेयर द पावर वाज मैनिपुलेटेड. सो अगेन द लोकल गवर्नमेंट एम्फेसिस वाज मेड, और जो लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000 में परवेज मुशर्रफ ने इंप्लीमेंट किया, आइए उस पर एक नजर डालते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द लोकल गवर्नमेंट प्लान 2000, सबसे पहला जो लेवल था वो था यूनियन गवर्नमेंट. अब यूनियन गवर्नमेंट में जो 4 बेसिक लेवल्स थे वो था नाजिम, नायब नाजिम, यूनियन काउंसिल एंड यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो यूनियन गवर्नमेंट थी इसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बेसिक वो ये थी कि डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, टैक्सेस इम्पोजिशन, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, ये उनको डील करते थे. और ये वो 4 पार्ट्स थे इसके जो लोगों से रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए जाते थे, बनाए जाते थे, जिसमें एक स्पेसिफिक कोटा औरतों का था, एक स्पेसिफिक कोटा मेल्स का था, एंड देन देयर वर मेंबर्स व्हिच वर चूजन अमंगस्ट द मेंबर्स. दूसरा लेवल इसका था तहसील गवर्नमेंट. अब तहसील गवर्नमेंट ऑब्वियसली तहसील लेवल पे थी. इसमें भी तहसील नाजिम, नायब नाजिम, तहसील काउंसिल, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन. ये ऐसा ही है जैसे आप अपनी क्लास में एक सीआर चूज करें और वो सीआर फिर इलेक्ट करे कि अच्छा इस सब्जेक्ट का ये होगा, इस सब्जेक्ट का ये सीआर होगा, इस सब्जेक्ट का ये सीआर होगा. सो इट वाज एग्जैक्टली द सेम वे. नाउ तहसील गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनमें फाइनेंसेस, बजट्स, प्लानिंग, रूरल अर्बन डेवलपमेंट, लोगों को डील कैसे करना है. सो ये सारी जो चीजें थी वो एक तहसील के अंडर, इस तहसील गवर्नमेंट के अंडर आती थी. सो हर डिफरेंट तहसील का एक डिफरेंट तहसील गवर्नमेंट थी और एक डिफरेंट नाजिम था. नाउ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, एक डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी. इसमें भी यही 4 लेवल्स थे, नाजिम, नायब नाजिम, काउंसिल और एडमिनिस्ट्रेशन. और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी जो उस डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट होंगे. समटाइम्स अगर नेसेसरी था तो ये टैक्सेस भी इम्पोजिशन के टैक्सेस लागू होंगे या नहीं होंगे उस डिस्ट्रिक्ट पे, उसका डिसीजन भी ये गवर्नमेंट लेती थी. सो यस, दिस वाज अनदर लोकल गवर्नमेंट प्लान व्हिच वाज इम्पोज्ड इन 2000. फिर आए 2002 के इलेक्शंस. नाउ 2002 इलेक्शंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी. जब ये सिस्टम इन प्लेस आ गया, कुछ अरसे में लोगों को इसके रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो गए, एंड हेंस पीपल रियलाइज्ड कि ये सिस्टम इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी और इट इज नाउ टाइम कि हम डेमोक्रेसी को अपनी कंट्री में वापस लेके आएं और हम वो लीडर चूज करें जो हमारी पसंद से हो या हमारी चॉइस से हो. सो एज अ रिजल्ट 2002 इलेक्शंस वर हेल्ड. 2002 इलेक्शंस में जनरल परवेज मुशर्रफ टुक ओथ एज अ प्रेसिडेंट फॉर नेक्स्ट 5 years. अगले 5 सालों के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया एंड ही स्टेड इन पावर. General Pervez Musharraf started from 2002 and his tenure ended in 2008 जब दोबारा elections हुए and the prime minister was changed. अब जब जनरल परवेज मुशर्रफ ही became the president, so उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले absolute authority of जनरल परवेज मुशर्रफ इस चीज को इंश्योर किया कि जितनी भी ताकत है, जितनी भी पावर है, अनलिमिटेड, वो प्रेसिडेंट के हाथ में हो. और उसके लिए उन्होंने क्या किया? उसके लिए उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था वो पास किया. ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है इट गेव अनलिमिटेड पावर्स टू जनरल परवेज मुशर्रफ. अब इसका मतलब क्या था कि जनरल परवेज मुशर्रफ अपनी मर्जी से गवर्नर्स इलेक्ट कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, प्रोविंशियल असेंबली बना सकते हैं, प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट. सो दिस मेंट एब्सोल्यूट पावर टू द प्रेसिडेंट. कुछ सुना हुआ लगता है आप लोगों को? एक्सीलेंट. इससे पहले भी जितने मार्शल लॉज लगे हैं उनके प्रेसिडेंट्स ने या एट दैट टाइम हुएवर बिकेम द प्रेसिडेंट, उन लोगों ने यही सिस्टम इंस्टॉल किया जिसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम बन गया क्योंकि मिलिट्री रूल है. व्हेन इट्स अ मिलिट्री रूल पीपल आर ओट टू बी अ डिक्टेटर वेयर दे वांट टू मेक चेंजेस, जो कि हाउएवर कुछ केसेस में बहुत अच्छी भी थी. जैसे अयूब खान ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बहुत सारा काम किया, बट लोगों में वो नामकबूल इस वजह से हुए बिकॉज दे वर अगेंस्ट हिज डिक्टेटरशिप. हाउएवर पाकिस्तान ने तरक्की की थी लेकिन लोगों में वो खासी मकबूलियत नहीं गेन कर सके एंड अल्टीमेटली उनको रिजाइन करना पड़ा. देन केम याया खान ओनली स्टेड 2 years and then the power was transferred to Zulfikar Ali Bhutto, and after Zulfikar Ali Bhutto came General Ziaul Haq. General Ziaul Haq stayed for 11 years and again he was also the person who believed in Islamization
उन्होंने इस्लामाइजेशन की थ्रू आउट पाकिस्तान एंड अगेन अ डिक्टेटरशिप. नाउ कमिंग टू जनरल परवेज मुशर्रफ, द फोर्थ मार्शल लॉ, एंड इस मार्शल लॉ में भी there was this legal framework order जहां unlimited powers were granted to the president. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के पास होने से बहुत सारी जो इश्यूज हैं वो इरप्ट होना शुरू हो गए, लोगों में बातें होना शुरू हो गई, पीपल वर अगेंस्ट इट. अब उसकी वजह से इट बिकेम द मेन कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन. अब ऑपोजिशन इज द पार्टी विच इज नॉट वन, एंड ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी थी इट टुक द गवर्नमेंट, इट सैट डाउन. सो जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है विच इज अगेंस्ट इट, दैट्स द ऑपोजिशन. ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट, झगड़ा शुरू हो गया. अब वो इसी वजह से हुआ बिकॉज ऑपोजिशन वाज अगेंस्ट द फैक्ट कि जी इतनी सारी अनलिमिटेड पावर क्यों प्रेसिडेंट को दी जाए. प्राइम मिनिस्टर जफरुल्लाह खान जमाली, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, ही पुट इन एफर्ट्स फॉर रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन का मतलब ये है कि उन्होंने इस झगड़े को खत्म करने के लिए और दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, बट दे वर अनसक्सेसफुल. फाइनली इस सब के बाद जो ऑपोजिशन है उसने एक पेपर इशू किया विच वाज कॉल्ड एज व्हाइट पेपर 2003 में. ये सारी जितनी ऑपोजिशन पार्टीज थी दे जॉइंड हैंड्स, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, अपने रीजंस, अपने जो इश्यूज थे वो इकट्ठे किए और एक व्हाइट पेपर इशू किया 2003 में. इस व्हाइट पेपर में उन्होंने बताया कि परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में क्या क्या इश्यूज हैं जो मेजर हैं, जो अवाम को फेस करने पड़ रहे हैं, और किस तरह दीज इश्यूज हैव लेड टू द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ परवेज मुशर्रफ. उन्होंने उसमें क्या मेंशन किया? प्राइस हाइक, कीमतों का बढ़ जाना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वेविंग ऑफ लोन्स ऑफ फेवरेट पीपल. अब ये एक इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, बट यस दिस वाज एडेड टू दिस व्हाइट पेपर कि जो फेवरेट लोग थे गवर्नमेंट के, उनके लोन्स वेव ऑफ करने का मतलब है माफ कर दिए गए. फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों गवर्नमेंट्स के फेलियर के कॉजेज भी दिए इन लोगों ने इस व्हाइट पेपर में. इस व्हाइट पेपर ने काफी हंगामा भी बर्पा किया. हाउएवर नेशनल असेंबली, दोबारा ये डिसाइड हुआ कि जनवरी 2004 में इलेक्शंस के थ्रू अगेन नेशनल असेंबली ने परवेज मुशर्रफ को इलेक्ट कर लिया प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years, और डिसाइड ये हुआ कि अब जनवरी 2008 में इलेक्शंस दोबारा होंगे. अब 2008 के बाद क्या हुआ, इलेक्शंस का नतीजा क्या निकला, हु बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.